जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपी एसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद एवरीवन। तो चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रूल्स बताना चाहूंगा कि आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। और देखो, एक रफ पेज अलग से रखिएगा कि मैं जो भी पढ़ाता जा रहा हूं उसको, अगर आप, क्योंकि कई बार लोगों को सुनते सुनते लिखने की भी आदत होती है कुछ कुछ वर्ड्स, तो वो आदत काफी अच्छी होती है चीजों को जो है वो मतलब फोकस रखने के लिए। तो आप चाहो तो रफ में जो मैं बताता जाऊं वो हल्का फुल्का जो है वर्ड 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 लिखते जाओ। कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैंने दी तो आप लिख दो। फिर उसके बाद एंड में मैं आपको, जैसे ही टॉपिक फिनिश होगा उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए जो काम की चीज होंगी उससे रिलेटेड नोट्स बनवा दूंगा, है ना। तो आपको नोट्स बनाने के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा कल कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया, मतलब कमेंट्स किए, तो प्रीति मिश्रा जी ने बहुत बढ़िया आंसर्स वगैरह दिए हैं, वेरी गुड। दीपांशी का कमेंट आया है कि सर ये समझ में नहीं आया कि प्राइवेट मेंबर बिल फ्राइडे पर ही क्यों उसकी बहस होती है और एमएलए क्यों नहीं अटेंड करते। तो देखो, यही दिक्कत है दीपांशी, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जनरल स्टडीज पर कमांड रखना जरूरी है। अगर आप सभी लोग जनरल स्टडीज पर कमांड नहीं रखोगे तो गेम ओवर हो जाएगा, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब पार्लियामेंट के अंदर एमएलए नहीं बैठते हैं, पहली चीज तो ये। मैंने बोला कि एमपीज जो हैं, हम बात कर रहे थे लोकसभा राज्यसभा की, है ना, तो इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हमने बात करी। अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते तब उस समय एमएलए की बात होती। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर रखना आपको जरूरी है। और फ्राइडे ही क्यों आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि रूल्स कहता है ऐसा, जैसे जीरो आर का अलग रूल है ना, क्वेश्चन आर का अलग रूल है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये सब चीजें आपको पता जब लगेंगी जब आप बेसिक्स से बिल्कुल पॉलिटी जो है वो कवर करोगे। और उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन दे ही दिया है कि नंबर पर कांटेक्ट करके बताओ कि आप कौन से स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो और अपने जो है वो बैच को जो है वो ज्वाइन करो, जहां पर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी करवाई जाएगी। और उसके अलावा भी स्टूडेंट्स के जो है वो कमेंट्स वगैरह आए, वेरी गुड। इसी प्रकार से जो है वो कमेंट करते रहिए। श्वेता जोशी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रिया यादव, चलो। तो अब रूल्स आप समझ चुके हो, अब हम टॉपिक को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान में मिले हैं कुछ रहस्यमयी भारतीय शिलालेख, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चौथी सेंचुरी का चौंकाने वाला सच एक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना टॉपिक को। पाकिस्तान के गिलगित एरिया में एक ऐसी डिस्कवरी हुई है जो हमारी प्राचीन इतिहास की कहानियों को एक नई रोशनी देती है। इस टॉपिक में हम इसी एंशियंट इंस्क्रिप्शन को, ये प्राचीन शिलालेख को जो है वो डिकोड करेंगे और उनका इंडिया की हिस्ट्री से कनेक्शन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि न्यूज के बारे में कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई, इन्होंने एक ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ संस्कृत इंस्क्रिप्शन डिकोड किया है। ये इंस्क्रिप्शन चौथी सेंचुरी का है और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगित क्षेत्र में मिला है। इसमें लिखा है कि पुष्प सिंघा ने अपने गुरु के पुण्य के लिए एक अ, महेश्वरा लिंग स्थापित किया था। महेश्वरा लिंग स्थापित किया था, जो शिवलिंग होता है ना,
और गुरु शिष्य परंपरा की इतनी गहरी बात प्राचीन शिलालेख में देखकर कितनी अमेजिंग लगती है। सोचिए आप कि एक शिष्य ने अपने गुरु के लिए एक महेश्वर लिंग स्थापित किया। बहुत अमेजिंग चीज है जो आपको यहां पर थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखनी है। पुष्प सिंघा इसमें मेंशन्ड है। अब इस पर ऐसे जो टॉपिक होते हैं ना, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। और आपको बता दें कि मात्र 5 महीने पहले पेशावर से एक और इंस्क्रिप्शन मिला था जो 10th सेंचुरी सीई का था और शारदा स्क्रिप्ट में लिखा गया था। और ये बुद्धिस्ट धरिनी चैंट्स का जिक्र करता है। और कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी थी उस समय, आप सोचिए। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग स्क्रिप्ट्स, अलग अलग बिलीव्स, और एक साथ रह रहे हैं। तो ये भी चीज है जानने वाली। तो आओ इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी लिखना नहीं, मतलब रफ में चाहो तो जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, बट फेयर वाली चीज में मत लिखना, उसके नोट्स में अलग से लिखवाऊंगा। तो ये इंस्क्रिप्शन हमें क्या बताते हैं, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। गिलगित का इंस्क्रिप्शन, पहला पॉइंट। पुष्प सिंघा ने एक महेश्वर लिंग डेडिकेट किया था जो प्राचीन रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि एंशियंट रिलीजियस प्रैक्टिस, जो धार्मिक जो प्रथाएं होती हैं प्राचीन समय में, और गुरु शिष्य संबंध की इंपॉर्टेंस को यह दिखा रहा है। क्योंकि पुष्प सिंघा ने अपने गुरु के लिए यह स्थापित किया था। फिर पेशावर में जो 10th सेंचुरी का जो इंस्क्रिप्शन मिला, तो बुद्धिस्ट धारिनी चैंट्स का जिक्र हमें बताता है कि स्पिरिचुअल और कल्चरल रिचुअल्स का कितना इंपैक्ट था उस समय। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि इसकी ये इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं, इसका महत्व क्या है। तो पहला महत्व, प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्सेस। ये इंस्क्रिप्शन डायरेक्ट एविडेंस देते हैं कि प्राचीन समय की घटना क्या थी और शासक कौन से थे उसके बारे में। जैसे कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो रुद्र दमन के अचीवमेंट्स के बारे में बताता है। भितारी पिलर्स जो स्कंद गुप्त की विक्ट्रीज को रिकॉर्ड करता है। फिर इसके अलावा इतना ही नहीं, ये इंस्क्रिप्शन हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताते हैं। लैंड ग्रांट्स, जो जमीन, जो भूमि अनुदान में दे दी जाती थी, और जो रेवेन्यू सिस्टम था उस समय, उसके बारे में डिटेल्स देते हैं। पहाड़पुर और ग्वालियर का इंस्क्रिप्शन इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जहां पर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम के रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। फिर इसके अलावा पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में तो जानकारी मिलती है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। फिर इसके अलावा हम लोग को लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट का इवोल्यूशन भी इन रिकॉर्ड से पता लगता है कि किस प्रकार से लैंग्वेज जो है वो उभर कर आई है। कौन सी लिपियां, स्क्रिप्ट्स वगैरह देखने को मिल रही हैं। अशोक के जो एडिक्ट्स है, पिलर्स हैं, ये तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, जैसे प्राकृत, ग्रीक और अरामिक। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। पता लगता है कि कौन से टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं, कौन सी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई है, कौन से रिलीजन्स थे उस समय। तो ये सब चीजें हमें इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता लगती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो इन प्राचीन शिलालेखों का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है, आज के टाइम में भी इसका रेलिवेंस है। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो प्रेजेंट डे के रेलिवेंस के बारे में, तो ध्यान से सुनना। कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है। हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन को यह प्रमोट करता है, और स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए एक, क्या है ये, ट्रेजर है स्टडी करने का। तो गाइज, हमने सीखा कि कैसे इंस्क्रिप्शन प्राचीन भारत के रिलीजियस, कल्चरल और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट को रिवील करते हैं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना था। अब लिखो कि क्या क्या चीजें काम की है जो आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। प्रीलिम्स में जो है वो क्या आएगा, सबसे पहली चीज तो ऐसी जनरल पूछ सकते हैं
कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगित क्षेत्र में अभी 4वीं सेंचुरी सीई का कुछ शिलालेख प्राप्त हुआ है। वो कौन सी लैंग्वेज में है? तो संस्कृत इंस्क्रिप्शन है पहली चीज। और कौन सी स्क्रिप्ट में है? तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। कौन सी लिपि? तो ब्राह्मी लिपि। और कौन सी शिलालेख है? तो संस्कृत शिलालेख है। ठीक है। और कौन सी शताब्दी? 4वीं शताब्दी। इतना लिख लो पहले। डिकोड किसने किया? तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पता ही है। अच्छा, इसमें क्या चीज मेंशन थी, किस राजा का नाम मेंशन था, कभी कभी पूछ सकते हैं। तो पुष्प सिंगा। इन्होंने बेसिकली महेश्वर लिंग महेश्वर लिंग जो है उसकी स्थापना करी थी अपने गुरु के लिए। और इससे पहले 10th सेंचुरी का भी हम लोग को एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिला था पेशावर में, वो भी लिख लो। वो कौन सी स्क्रिप्ट में था? शारदा स्क्रिप्ट में था। और इसमें किस चीज का रेफरेंस था? कि बुद्धिस्ट धारिणी चैंट्स का, यानी कि बौद्ध धारिणी मंत्रों का इसमें संदर्भ था। ये लिख लो बस आप। ठीक है। अब देखो, ये सब डिटेल्स आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑलरेडी इसमें पूरी चीज जो है वो डिकोड जो है वो हो चुकी है। कि भाई जो गिलगित इंस्क्रिप्शन जो था वो पुष्प सिंगा का था। उन्होंने महेश्वर लिंग जो है वो अपने गुरु के लिए स्थापित किया था। दैट्स इट। कहां पे? गिलगित बल्तिस्तान। कौन सी? 4th सेंचुरी। 10th सेंचुरी में पेशावर में जो इंस्क्रिप्शन मिला वो बुद्धिस्ट धारिणी चैंट्स की बात करता है ना? जो बताता है कि भाई अलग अलग धर्म के लोग और कितना रिलीजियसली लोग कनेक्टेड थे। हाँ। अब इन सब चीजों का फायदा क्या मिलता है? जो भी चीज ऐसे निकल कर आती है, शिलालेख जो मिलते हैं, तो हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज का पता लगता है। सिंपल सी चीज भाई, ये प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत है। सिर्फ बुलेट पॉइंट लिखोगे आप। पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसमें एग्जाम्पल्स लिख लो। जूनागढ़ कहां पर है? गिरनर। गिरनर केव्स बोलते हैं ना हम लोग। तो यहां पर रुद्र दमन के अचीवमेंट्स के बारे में बात की गई है और सुदर्शन लेक को रिपेयर किया गया उसके बारे में लिखा हुआ है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि रुद्र दमन के अचीवमेंट्स के बारे में किस में लिखा है? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा है। तो ये फैक्ट भी लिख लो। फिर भितारी पिलर का इंस्क्रिप्शन कौन मुझे बताएगा कि भितारी पिलर कहां पर है? कौन सी स्टेट में, किस जगह पर है? इसमें स्कंद गुप्त की विक्ट्री और गवर्नेंस के बारे में मेंशन्ड है। लिख लो। फिर तीसरा बुलेट पॉइंट में लिखो आप। देखो, जैसे कि हमें प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पता लगता है इन सब चीजों को स्टडी करके, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, वैसे ही हमें वहां पर प्रशासन कैसा होता था, किस प्रकार से वहां पर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थे, उसके बारे में पता लगता है। अब ये पहाड़पुर इंस्क्रिप्शन लिख लो आप, जिसके अंदर गुप्त पीरियड के लैंड ग्रांट्स के बारे में मेंशन्ड है और कौन से धर्म को उन्होंने संरक्षण दिया वो भी मेंशन्ड है। फिर ग्वालियर इंस्क्रिप्शन लिख दो, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिस जैसे कि अग्रह अग्रहरास गुर्जर प्रतिहार के अंडर की जाती थी, तो वो मेंशन्ड है। फिर हमें देखने को मिलता है इन सब इंस्क्रिप्शन को पढ़कर कि किस प्रकार से लैंग्वेज इवॉल्व होकर आई। क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है अशोक के पिलर में कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था? तो ये तीनों लैंग्वेज लिख लो आप। फिर इन सब चीजों को स्टडी करके हमें पता लगता है कि उस समय किस प्रकार से रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। बस ये आग हो गए आपके पूरे के पूरे नोट्स। ये जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, पहाड़पुर इंस्क्रिप्शन। फिर ये लिख लो मंडसौर इंस्क्रिप्शन। इसमें यशो धर्मन की विक्ट्री के बारे में मेंशन है कि इन्होंने हुंस से विजय प्राप्त करी। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन मैंने आपको लिखवा दिया। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में राजा भोज के बारे में भी मेंशन्ड है। भोजपाल का राजा, राजा भोज। पाल डायनेस्टी का था ना ये, राजा भोज। नहीं, पाल डायनेस्टी तो बंगाल वाली डायनेस्टी, परमार परमार डायनेस्टी का था ये, है ना? याद रखनी है सब चीजें। नेक्स्ट, बांसखेड़ा कॉपर प्लेट। बांसखेड़ा कॉपर प्लेट। तो इसमें हर्षवर्धन के सिग्नेचर है। फिर दियोपारा प्रशस्ति, विजय सेना के अचीवमेंट जो है बंगाल के अंदर, उसको ये बताती है, दर्शाती है। तो ये पूरी इंस्क्रिप्शंस लिख लो। ये कभी कभी चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग में आते ही हैं। तो आज की डेट में भाई क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो आप जानते ही हो कि इस प्रकार की चीजों को स्टडी करके एक तो पास्ट के बारे में पता लगता है, रिसर्च और डेवलपमेंट और बूस्ट होती है ना? तो ये सब चीजें।
तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब देखो, इस टॉपिक के अंदर ज्यादा कुछ लिखने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। क्यों? उसका रीजन मैं आपको जो है बताता हूँ। क्योंकि ये टॉपिक जो होता है वो कई बार अ, आता रहता है, यानी कि एग्जामिनेशन में, यानी कि आप देखोगे तो कई बार जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये टॉपिक जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसके बारे में जो हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बारे में। हालांकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे तो ये, इसमें काफी सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको इंडियन स्पेस सेक्टर से रिलेटेड जो है वो देखने को मिलेंगे। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसरो के पीछे के जो महानायक थे उनके बारे में हम बात करेंगे। विक्रम साराभाई जी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। तो जो बोलूंगा सिर्फ वही लिखना, अभी ध्यान सुनो। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को 1919 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। और ये एक जैन फैमिली में इनका जन्म हुआ। और बचपन से ही उनकी टेक्निकल स्किल्स कमाल की थी। इमेजिन करो, सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने एक फंक्शनल ट्रेन इंजन मॉडल बना दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने नेचुरल साइंसेस की मतलब से, यानी कि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहां से उनको भी रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त हुआ। क्योंकि वहां पर उन्होंने नेचुरल साइंसेस की पढ़ाई करी। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर डॉक्टर सीवी रमन के साथ कॉस्मिक रेस पे रिसर्च करने इंडिया वापस आए। 1947 में कैम्ब्रिज से पीएचडी ली। और यहीं से उनकी साइंटिफिक जर्नी जो है वो शुरू हुई। तो ये तो एक बेसिक सा बैकग्राउंड था इनसे रिलेटेड। बट आपको बता दें, सारा भाई ने इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाए वो एक अलग ही स्टोरी है। 1947 में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी शुरू किया। आईआईएम अहमदाबाद की फाउंडेशन में भी उनका मेजर रोल है। कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद, जहां बच्चों में साइंटिफिक क्यूरोसिटी को बढ़ावा दिया जाता है, वो भी इन्हीं की देन है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, जो आज इंडिया का स्पेस मिशन का हब है। दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसे उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर स्टार्ट किया, कल्चरल एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है। तो काफी सारी चीजें हैं। उन्होंने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी बनाया जो स्पेस रिसर्च के लिए एक मेजर माइलस्टोन था। तो आपको बता दें कि स्पेस टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के लिए कैसे यूज किया जाए, ये सारा भाई सर का विजन था। उन्होंने इसरो की स्टैब्लिशमेंट करी, जिसका फोकस था एजुकेशन, कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट के लिए सैटेलाइट बेस्ड सॉल्यूशंस देना। नासा के साथ मिलकर उन्होंने सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, यानी कि SITE लॉन्च किया, जो गांव क्षेत्रों में एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए गेम चेंजर था। आपने दूरदर्शन का कृषि दर्शन सुना है? ये इसी का रिजल्ट था। और आपको पता है कि इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में उनके विजन के कारण ही लॉन्च हो पाया। फिर साराभाई सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं थे, एक एंटरप्रेन्योर भी थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसी फील्ड में करने पर जोर दिया। वडोदरा में साराभाई केमिकल्स और कई रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत की। इनके अवार्ड्स के बारे में जो है हम चर्चा करें तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1962, पद्म भूषण 1966, पद्म विभूषण जो पोस्टुमसली मिला था 1972 में। और उन्होंने प्रेस्टिजियस पोजीशन भी होल्ड की, जैसे 1962 में इंडियन साइंस कांग्रेस के फिजिक्स सेक्शन के प्रेसिडेंट थे। 1971 में यूनाइटेड नेशन के एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूजेस कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट। इनकी लेगेसी के बारे में जो है गाइस चर्चा करें तो क्या ही बात है। आज भी इंस्टीट्यूशंस में इनकी लेगेसी ही देखी जाती है। सारा भाई स्पेस सेंटर और सारा भाई क्रेटर उनके नाम पर रखा गया। लोग उन्हें महात्मा गांधी ऑफ इंडियन साइंस कहते हैं। उनका काम और उनका विजन हमें हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। तो आपने देखा कि कैसे सारा भाई ने
एक विजन को रियलिटी में बदला और भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नए लेवल पर ले गए। उनसे हमें यह सीखना चाहिए कि कभी भी अपने ड्रीम्स को छोड़ना मत, कंटिन्यू काम करते जाओ। ना अपने ड्रीम्स को कभी छोटा समझो, ना छोड़ो बीच में। और हमेशा अपने देश के लिए कुछ करने का सोचो, जैसे कि आप सोच रहे हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब सुनो इसमें, देखो यार, इस प्रकार के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अक्सर आते रहते हैं। तो 30 दिसंबर को इनकी जो है वो डेथ एनिवर्सरी थी सारा भाई जी की, इसलिए टॉपिक न्यूज में आया था। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इनको कहा जाता है, मेंशन कर लो। जाने माने ये फिजिसिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इनका जन्म कभी कभी स्टेट पीएससी पूछ लेती है, ये लिख लो। विक्रम अंबाला साराभाई, जैन फैमिली से ये बिलोंग करते थे, ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है। ट्रेन का इंजन मॉडल इन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में बना दिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई मेंस का क्वेश्चन आता है तो उनका ये आप एग्जांपल लिख सकते हो। नेचुरल साइंसेज लिखना है तो लिख लो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ा। फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय पर इंडिया है और उन्होंने डॉक्टर सीवी रमन के साथ जो है वो काम किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। कॉस्मिक रेस में जो है वो इनको पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। हाँ, इन्होंने क्या क्या इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए, तो सिर्फ इंस्टीट्यूशन का नाम और ईयर। कम्युनिटी स्पेस सेंटर अहमदाबाद, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, जो हब बन चुका है इंडियन स्पेस मिशन का, जो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, ये अपनी वाइफ के साथ मिलकर किया था इनने। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, 6 इंस्टीट्यूशन जो थे स्पेस की रिसर्च पर, उसको मर्ज करके बनाया गया था। इसरो का फाउंडेशन किया इन्होंने। ये देखो, साइट जो है वो एक कोलैबोरेशन था नासा के साथ, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट और रूरल एजुकेशन प्रोग्राम्स, जिस सैटेलाइट के माध्यम से प्रोवाइड किया गया और इससे इंस्पायर होकर दूरदर्शन कृषि दर्शन हमें देखने को मिला। आर्यभट्ट इंडिया की पहली सैटेलाइट इनके विजन के अंडर लॉन्च हुई 1975 में। ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है। अवार्ड्स लिख लो, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पॉस्टमसली मिला था। प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडियन साइंस कांग्रेस फिजिक्स सेक्शन के 1962। वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1971। सारा भाई क्रेटर इन्हीं के नाम पर बनाया गया है। लूनार फीचर है ये, मून में एक गड्ढा है जो इनके नाम पर हमें देखने को मिलता है। विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर, वो तो लिख लिया आपने, ये लिखना मतलब ये क्रेटर का नाम लिख लो मून पे। इनको महात्मा गांधी कहा जाता है इंडियन साइंस का, रेफर किया जाता है। सिर्फ जितनी हाईलाइट किया है सिर्फ उतनी चीजें जो है वो आप मेंशन कर लो। ये नोट्स है बेसिकली, फैक्चुअल नोट्स, फैक्चुअल डिटेल्स। कभी कभी स्टेट पीएससी डायरेक्टली जो है वो पूछ लेती है, वैसे आपको ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन समय समय पर देखने को मिलती ही रहेंगी रेगुलर बेसिस पर, बट फिर भी लिख लो, ज्यादा बेटर है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिविल सर्विसेज काफी इंटरेस्टेड रहता है इस प्रकार के टॉपिक में, क्योंकि ये रूरल एरियाज के डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। पॉवर्टी फ्री विलेजेस। हम लोग गरीबी मुक्त करने की हमेशा से बात कर रहे हैं, बट गरीबी मुक्त हो ही नहीं पाई है इंडिपेंडेंस के बाद। तो हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली गरीबी का नामो निशान मिटा देने की इंस्पिरेशन देगा, या फिर आप कह सकते हो विजन प्रोवाइड कराएगा। तो आओ समझते हैं। तो ये टॉपिक न्यूज में क्यों हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, अभी लिखना मत कुछ है ना, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका एम है पॉवर्टी फ्री विलेजेस बनाना। यानी कि हर गांव एक तरह से अपने आप में संपन्न हो, सेल्फ रिलायंट हो, आत्मनिर्भर हो, वहां पर गरीबी ना हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पेंडिंग घर अप्रूव करने का काम तेज कर दिया गया है।
यानी कि आवास जो योजना थी उसके तहत अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई जा रही थी, तो उस प्रोसेस को फास्ट कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स के जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने पर फोकस किया जा रहा है। तो ये कुछ चीजें थी जिस कारण ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिला। तो आगे की जो है वो चर्चा करते हैं हम लोग। अब सुनना बात ध्यान से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ, की सबकी एक साथ ग्रोथ हो। मतलब किसी भी व्यक्ति या परिवार को पीछे नहीं छोड़ना है। गरीबी हटाने के लिए हाउसिंग प्रोवाइड कराना, घर प्रोवाइड कराना, उनको सोशल प्रोटेक्शन देना और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। हर महीने टारगेट सेट किए जा रहे हैं जो इंश्योर करते हैं कि काम टाइम पर हो। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तो ये लॉन्च हुई थी 2016 में। टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो गांव क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग मिल जाए, उनको छत मिल जाए। और बेनिफिशियरी यानी कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा से इनको सेलेक्ट किया जाता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो पंचायत आपने वेब सीरीज देखी होगी ना, तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डेटा है ना, उसी के थ्रू जो है वो सिलेक्ट होते हैं कि किनको गांव के अंदर घर मिलेगा और कब मिलेगा। अब बेनिफिट्स की बात करें तो फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया मतलब कि जो हिली एरियाज नहीं है, प्लेन जो मैदान वाला एरिया होता है ना, तो वहां पर 1.20 लाख रुपीस का बेनिफिट मिलेगा, 1,20,000 का। हिली एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट एरिया या यूनियन टेरिटरी एरियाज है, तो वहां पर 1,30,000 का बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा। कॉस्ट शेयरिंग की बात करें, प्लेन एरिया में 60-40 सेंटर स्टेट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन और जम्मू कश्मीर में 90-10, लद्दाख के अंदर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस है। स्वच्छ भारत मिशन से टॉयलेट के लिए 12,000 रुपए मिलेंगे। एलपीजी कनेक्शन मिलेगा उज्ज्वला स्कीम के तहत। 90-95% डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा मनरेगा के तहत, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत। अब इसके कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो 3.21 करोड़ घर सैंक्शन हो चुके हैं और 2.67 करोड़ घर कंप्लीट हो गए हैं नवंबर 2024 तक। जून से दिसंबर 2024 के बीच 4.19 लाख घर बने, जिसमें 71,000 पीएम जनमान इनिशिएटिव के अंडर हम लोग को जो है वो देखने को मिले। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिए, जनमन। फिर स्कीम 2019 तक एक्सटेंड हो गई है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और 2 करोड़ और घर का टारगेट सेट हुआ है। बट आज की डेट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों गरीबी नहीं मिट रही है गांव क्षेत्रों में? तो यार देखो, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी बहुत है, जहां पर प्रोडक्टिविटी जो होती है, उत्पादकता जो होती है वो काफी कम रहती है, और क्लाइमेट रिस्क भी बहुत ज्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप जानते ही हैं। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर बहुत ज्यादा है, नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स नहीं है गांव क्षेत्रों में, इसलिए वहां पर गरीबी है। सोशल इनिक्वलिटी भी हमें देखने को मिलती है, असमानता है समाज में। जो पिछड़े लोग हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप्स जो है, उनको प्रॉपर संसाधन का एक्सेस नहीं मिल पाता। फिर पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन की कमी है। फिर गवर्नेंस इशू भी एक, करप्शन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में हर्डल्स आता है, उन तक पहुंचते पहुंचते पूरा फंड जो है वो अधिकारियों में बढ़ जाता है, करप्शन। तो क्या करें जिससे कि हम अपने गांव को जो है वो गरीबी मुक्त बना सकें, या गरीब मुक्त गांव? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, गरीबी हटाने के लिए सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स को लाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के थ्रू। गोल नंबर 3, आयुष्मान भारत से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो प्रोवाइड कराए। और गोल नंबर 10, फाइनेंशियल इंक्लूजन से इनइक्वलिटी को खत्म करें। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको 2030 तक अचीव करना है। अगर अभी तक आपने अपनी स्टडी टेबल के आसपास उस गोल को नहीं चिपकाया है, तो आज ही चिपका लो और रोज उस गोल को पढ़ो, क्योंकि जब इस गोल को आप मेंस के आंसर में लिखोगे तो आपके आंसर पर 4 चांद लग जाएंगे। अब सुनो, हमें सोशल प्रोटेक्शन और एम्प्लॉयमेंट पर काम करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन स्कीम्स लानी पड़ेगी, डायरेक्ट कौशल केंद्र से स्किल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कौशल केंद्र, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कौशल कौशल केंद्र से हमें स्किल्स जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। फिर इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और किसानों को इंटरप्राइज स्कीम से जोड़ना पड़ेगा।
फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंक्लूजन के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रोड डेवलपमेंट करो, जल जीवन मिशन से सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस पर जो है वो काम करो, है ना। फिर इसके अलावा ई नाम प्लेटफॉर्म पर किसानों को रजिस्टर करवाओ, महिलाओं के पार्टिसिपेशन को इंकरेज करना जरूरी है। इनफॉर्मल क्रेडिट, जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं ना गांव वगैरह के अंदर, साहूकार वगैरह लोग, तो इसको हटाओ। फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को प्रमोट करना जरूरी है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए विलेज लेवल टास्क फोर्स लाई जाए, यानी कि विलेज के अंदर ही कुछ लोगों को स्किल सिखाई जाए कि आपदा के समय पर उनको कैसे ऑपरेट करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमने काफी सारी चीजों के बारे में सीखा कि क्या चीजें हैं जिसके तहत हम अपने गांव को जो है वो गरीबी मुक्त बना सकते हैं। ये मेंस में आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो लिख लो भाई, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने टारगेट सेट किया है, पॉवर्टी फ्री विलेज जो है वो इंडिया के अंदर बनाना है वेरियस स्कीम के तहत। इसमें स्कीम कौन सी है, तो लिख लो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और भी काफी सारी स्कीम्स, उज्ज्वल योजना हो गई, ये हो गई, वो हो गई। ठीक है। तो बस इसके अलावा ये स्कीम के बारे में डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, ये बस हाँ चलो लिख लो यार, ये 2016 एक ही वर्ड तो लिखना है, और दूसरा ये लिखना है कि इस डेटा के आधार पर किसको स्कीम का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा वो सेलेक्ट किया जाता है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डेटा। क्या असिस्टेंस मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो ये आपने सुन लिया, दैट इज मोर देन इनफ। इसमें एडिशनल बेनिफिट भी मिलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बनवा दिया जाता है, एलपीजी कनेक्शन लगा दिया जाता है, उज्ज्वल योजना के तहत, मनरेगा के तहत जॉब्स दे देते हैं ये लोग, है ना। हाँ। अब क्या दिक्कत है ये बुलेट पॉइंट में लिख दो भाई कि क्यों गांव क्षेत्रों में गरीबी नहीं मिट रही। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली स्थिति है, समाज में इनइक्वलिटी है, मार्जिनलाइज लोगों को, महिलाओं को प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं प्राप्त हो पाते हैं, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गवर्नेंस का इशू हम लोग को, शासन का इशू हम लोग को देखने को मिलता है बस। अब कैसे बनाएंगे सस्टेनेबल, ओ सॉरी पॉवर्टी फ्री विलेजेस, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत, सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के तहत लिखने की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो जो प्रॉब्लम थी वही इसका सोल्यूशन है ना भाई। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है तो भाई दूसरे रास्ते शुरू करो, लोगों को स्किल्स डेवलप करो जिससे कि इंप्लॉयमेंट जनरेट हो, है ना। बस। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक, होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब सब कुछ छोड़कर इस टॉपिक को ध्यान से सुनना। भारत बनेगा डेटा सेंटर की शक्ति। डेटा सेंटर से आएगी भारत के अंदर आर्थिक क्रांति, और कैसे भारत की नई पहचान बनेगी इसके बारे में हम बात करेंगे। डेटा सेंटर का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया पाथ टू बिकम अ डेटा सेंटर पावर हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट और फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है, तो समझना बहुत जरूरी है। तो सब छोड़कर पहले फोकस करो। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि डेटा सेंटर्स होते क्या है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं, तो डेटा सेंटर्स वो स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और प्रोसेस करते हैं। इसमें आपको सर्वर्स और स्टोरेज सिस्टम देखने को मिलेंगे, वेबसाइट होस्टिंग और क्लाउड स्टोरेज के लिए। नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स में आपको राउटर्स और फायरवॉल्स देखने को मिलेंगे सिक्योरिटी के पर्पस के लिए। पावर सिस्टम्स में आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी कि यूपीएस और बैकअप जनरेटर्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कूलिंग सिस्टम्स देखने को मिलेंगे ओवर हीटिंग को रोकने के लिए, और आपको फिजिकल और साइबर सिक्योरिटी मेजर्स देखने को मिलेंगे डेटा की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। अभी भी समझ में नहीं आया, अब ऊपर गया दिमाग से, और सिंपल शब्दों में समझा दूं। इमेजिन करो एक बड़ा सा रूम जिसके अंदर पूरे रूम में सीपीयू सीपीयू भरे हुए हैं या बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं। सीपीयू मतलब आपने देखा हो काफी सारे वेब सीरीज में, मूवी के अंदर, कि एक व्यक्ति जो है वो उसमें जाता है, सर्वर रूम में जाता है एक ऑफिस के, वहां पे पेन ड्राइव लगा के चोरी करके आ जाता है। तो आपने देखा वो सर्वर रूम किस तरीके का होता है, बड़ी बड़ी सी डिवाइसेस रखी होती हैं सीपीयू टाइप की, यानी कि एक छोटा सा आपने कंप्यूटर का सीपीयू देखा है ना, उसको आप एक अलमारी जितना बड़ा कर दो, है ना। तो आपने देखा होगा कि लोग वहां पर पूछते हैं कि सर्वर रूम कहाँ है आपका, जाओ। तो वो सर्वर रूम जाते हैं, देखते हैं कि कैसा रहता है, एसी लगा रहता है ना उसमें।
और प्रॉपर हमेशा उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, टोटल 24/7, रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं और आप जहां पर अपना डेटा सेव, जैसे ये यूट्यूब यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो ना, सेव्ड है ना ये। अब आज देख सकते हो, कल देख सकते हो, परसों देख सकते हो, 10 साल बाद देख सकते हो, है ना, अगर डिलीट नहीं हुआ तो ये कहां पर रहता है सेव? ये एक सर्वर पर रहता है। मतलब ये मान के चलो कि इनके पास ये स्टोरेज सिस्टम है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और जैसे ही वो इंटरनेट से डिसेबल हो जाएंगे, सर्वर क्रैश हो जाएगा। सुना है ना ये नाम, सर्वर क्रैश हो गया। सिंपल। तो ये डेटा सेंटर, तो हम ये डेटा सेंटर का हब बनना चाह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। भारत में डेटा प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है। पूरे दुनिया भर का डेटा जो है उसका हम 20% प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पूरे दुनिया भर की डेटा सेंटर कैपेसिटी में मात्र 3% का ही हिस्सा है हमारा। अब ये तो बहुत लॉजिकल बात है कि हम इतना डेटा क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भाई। इसीलिए 2023 में इन इसकी मार्केट वैल्यू बताओ कितनी थी डेटा सेंटर्स की? 4.5 बिलियन US डॉलर, जो 2032 तक 11.6 बिलियन US डॉलर होने की उम्मीद है। मुंबई काफी आगे है, लेकिन अहमदाबाद, पुणे और विजाग जैसे शहर भी हब्स बन रहे हैं। AWS का नाम आपने सुना होगा, माइक अमेजॉन का है वो। माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर सुना होगा, गूगल क्लाउड सुने होंगे आपने। ये मेजर प्लेयर्स काफी एक्टिव है, ये अपने डेटा सेंटर्स को हर जगह स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब इसके अलावा मैं कुछ रीजंस आपको बताता हूं कि क्या रीजंस है, किसके कारण ग्रोथ हो रही है। AI और क्लाउड कंप्यूटिंग काफी तेजी से अडॉप्ट हो रहा है। आज की डेट में हर एक व्यक्ति अपने डेटा को क्लाउड में स्टोर कर रहा है। कम ऑन, आप भी करते होंगे जाने अनजाने में, है ना। क्लाउड में आपके काफी सारे डेटा होंगे, फेसबुक है ना आपका, इंस्टाग्राम है। व्हाट इज इस क्लाउड ही तो है ये, एक प्रकार से आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। आपने फोटो डाली, उस फोटो को कहीं पर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यस। जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम के अंदर आपने देखा होगा एक ऑप्शन होता है सेव्ड मैसेजेस का। उसमें आप अपने पूरे डेटा, फोटोज, पिक्चर्स, वीडियोस अनलिमिटेड डाल सकते हो, और कहीं कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। और इंडिया के अंदर ये ग्रोथ और तेजी से इसलिए भी हो रही है कि 751 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। मोबाइल फोन यूज करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जैसी पॉलिसी जो है डेटा को लोकलाइज करने से रिलेटेड, कि भाई हमारा डेटा हमारी टेरिटरी के अंदर ही रहना चाहिए। हाई स्पीड इंटरनेट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का तेजी से जो विकास हो रहा है ना, इसके कारण भी ये रीजंस है, ये डेटा सेंटर्स की ग्रोथ की डिमांड बढ़ती जा रही है। और डेटा सेंटर का कॉस्ट 6.8 मिलियन पर मेगावाट है, जो जापान और सिंगापुर से काफी कम है हमारे यहाँ। तो इसलिए हमारे यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे यहाँ अगर डेटा सेंटर स्टैब्लिश होंगे या इस पे काम करेंगे, तो बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स और भारी मात्रा में प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपका कोई फ्रेंड अगर IT बैकग्राउंड से है, तो उसको ये दिमाग देना कि बेटा डेटा सेंटर्स पर फोकस करो, फ्यूचर इसका बहुत तगड़ा है, बहुत पैसे कमाओगे आगे चल के। मुझे BMW गिफ्ट कर देना बस, मैं आइडिया दे रहा हूं तो, या दे रही हूं तो। और आपको मैंने ये आइडिया दिया है, तो आपको थोड़ा फायदा हो जाए तो मुझे फॉर्च्यूनर ही दे देना, उसमें ठीक रहेगा मेरे लिए। आप सुनो, डेटा सेंटर्स का भारत की इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? डिजिटल सर्विस जैसे ई-कॉमर्स, बैंकिंग, AI ड्रिवन एप्लीकेशन को ये बैकबोन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये डेटा सर्वर क्लाउड्स होते हैं बेसिकली, कि कहीं से भी इसका उपयोग किया जाए। आज की डेट में आप करते हो ना, वेरियस सर्विसेज का उपयोग, आपके घर पे CCTV लगा, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर रहे हो। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर क्लाउड सर्विस। हेल्थ केयर फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में, गवर्नमेंट सेक्टर में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं ये डेटा सेंटर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, जो जॉब भी क्रिएट करेंगे और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी काम करेंगे। एज कंप्यूटिंग के साथ लेटेंसी रिड्यूस होती है, क्योंकि आप जितना अच्छा आपका स्टोरेज कैपेसिटी है, और प्रोसेसिंग जितनी फास्ट है, उतनी जल्दी वेबसाइट ओपन होगी। और 5G एक्सपेंशन के लिए तो ये बहुत जरूरी है ही। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं, हर चीज इतनी आसान दिखाई नहीं देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज, पावर सप्लाई,
हमारे यहाँ इनकंसिस्टेंट है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। ऐसे डेटा सेंटर हवाबाजी नहीं है, करोड़ रुपए लग जाएंगे इसको स्टैब्लिश करने में, प्रॉपर डेटा सेंटर को। एनर्जी इंटेंसिव इंटेंसिव के कारण कार्बन एमिशन काफी ज्यादा होगा, क्योंकि पावर सप्लाई, भाई इलेक्ट्रिसिटी बन होगी तो कार्बन रिलीज तो होगा ही, क्योंकि पूरी तरह से हम लोग रेन्यूएबल एनर्जी पे तो आए नहीं है। फिर मेजर मेट्रोस डोमिनेट करते हैं, छोटे शहरों में इन्वेस्टमेंट कम है, साइबर अटैक्स बढ़ते जो है वो जा रहे हैं। तो ये सब चीजें, स्किल्स की कमी लोगों में है। बट कुछ चीजें हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि इस ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, जैसे डिजिटल इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 5 मेगावाट से ज्यादा आईटी लोड वाले डेटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया, पता है आपको? फिर योटा D1 ग्रेटर नोएडा में एक मेजर माइलस्टोन है, हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स हैं। महाराष्ट्र की आईटी और आईटीईएस पॉलिसी 2023 जैसे इनिशिएटिव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं कि ये प्रमोट करते हैं स्टेट लेवल पॉलिसी डेटा सेंटर को। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है, पॉलिसीज पर काम करना है, नॉन मेट्रो शहरों पर भी डेवलपमेंट को इंकरेज करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, जिससे कि लोगों के पास स्किल्स हो, जिससे कि वो इस डेटा सेंटर को ऑपरेट कर सकें। और अगर भारत इन चैलेंजेस को टैकल करता है और अपने इनिशिएटिव्स को सही दिशा में इंप्लीमेंट करता है, तो हम एक डेटा सेंटर पावर हाउस जरूर बनेंगे। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल सुपर पावर बनने की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कदम है गाइस। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहली चीज तो इंडिया की डेटा सेंटर इंडस्ट्री में बहुत रैपिड ग्रोथ आई है, और प्रोजेक्शन ये है कि इसकी कैपेसिटी मोर देन डबल हो जाएगी 2027 तक, लिखने की अभी जरूरत नहीं है। हाँ, डेटा सेंटर ये लिख लो, डिजिटलाइजेशन, एडॉप्शन ऑफ एआई, 5G और डेटा लोकलाइजेशन लॉ, ये 4 चीजें हैं जिसके कारण से डेटा सेंटर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, ग्रोथ बढ़ गई है। डेटा सेंटर क्या है, तो इनकी डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई, आपको समझ में तो आई गई, बट फिर भी डेफिनेशन एज इट इज मेंशन कर दो। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सर्वर्स होता है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स में राउटर्स होते हैं, फायरवॉल्स होता है, पावर सप्लाई सिस्टम जरूरी है, यूपीएस और बैकअप जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए भाई, ओवर हीटिंग प्रिवेंट करने के लिए, और सेफ्टी के लिए साइबर सिक्योरिटी चाहिए, और फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए भाई, गार्ड्स होनी जरूरी है। तो पता लगे कोई आया अंदर और पूरा डेटा चोरी करके ले गया पेन ड्राइव में। ठीक है। अब देखो, ये फैक्ट चाहो तो लिख सकते हो कि इंडिया के अंदर, इंडिया जो है वो पूरे दुनिया भर के 20% के लगभग डेटा को जो है वो डेटा कैपेसिटी होल्ड करता है, बट डेटा सेंटर कैपेसिटी हमारी मात्र 3% ही है। ये फिगर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मुंबई जैसी सिटी जो है वो इस पर डोमिनेट करती है, छोटी सिटीज जो है वो डोमिनेट नहीं कर पा रही हैं। मेजर प्लेयर्स, AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड, ये सब हमें देखने को मिलते हैं, योटा। रीजंस मैंने आपको बता दिए, 4-5 रीजंस हैं कि किस कारण जो है वो ग्रोथ हो रही है। अच्छा, ये अपना एक रीजन में और 5वां रीजन भी डाल दो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि हमारे यहाँ डेटा सेंटर सस्ते में जो है वो बन सकते हैं। बस बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको समझना था आपने समझ लिया। इनिशिएटिव आप मेंशन कर दो कि क्या इनिशिएटिव है जिसके कारण से ग्रोथ हुई है। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, डेटा सेंटर को बनाने के लिए स्टेट लेवल की पॉलिसीज भी शामिल हुई, डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही है। स्किल्स वगैरह पे लोगों की जो है वो हम लोग को काम करना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब अगेन ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझने वाला टॉपिक है। तो अभी सिर्फ फोकस करना जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर। तो हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि न्यूक्लियर के थ्रू हम किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो ये एक ऐसा इनोवेटिव टॉपिक है जो भारत के फ्यूचर एनर्जी सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज करेगा। थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर फ्यूल और उसका पोटेंशियल इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में क्या है, उसको हम लोग जानेंगे। तो रीसेंट अपडेट की बात करें तो इस हिसाब से एनटीपीसी लिमिटेड ने
यूएसए की क्लीन कोर थोरियम एनर्जी के साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया। अभी लिखना मत कुछ, है ना। तो हमने, एनटीपीसी ने यूएसए की कंपनी के साथ साइन कर लिया एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का फोकस है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच लाइफ अनील, जो कि एक थोरियम बेस्ड फ्यूल जो हमारे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए डिजाइंड है। तो क्या है, एनील तैयार किया जाएगा जो कि एक थोरियम बेस्ड फ्यूल है, यानी कि जो फ्यूल है जो थोरियम का उपयोग करेगा, और ये बेसिकली हमारे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये एग्रीमेंट एनटीपीसी की न्यूक्लियर एनर्जी में डाइवर्सिफिकेशन की तरफ एक बड़ा कदम है, जो क्लीन और रिलायबल पावर का सोर्स बन सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मूव इंडिया के लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रेटजी के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। अब आप बोल रहे होगे सर थोड़ी सी चीज ऊपर से चली गई, जो आपने ये अनिल बताया ना, ये समझ में नहीं आया। मुझे पता है कि आपको क्या चीज समझ में आएगी, क्या चीज नहीं आएगी, बट एट द एंड ऑफ द टॉपिक इस चीज की गारंटी है कि मैं इस तरीके से कवर कराता हूं कि आपको पूरी चीज समझ में आएगी। ANEEL, ये एक यूनिक थोरियम और हाई एसे लो एनरिच्ड यूरेनियम HALEU ब्लेंड है। यानी कि एक थोरियम का और HALEU का, यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम का ब्लेंड है, मिक्सचर है, जो यूरेनियम के एनरिचमेंट को 5 से 20% के बीच रखता है। और इस फ्यूल की खासियत क्या है, तो इंडिया के पास 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिसमें से 18 PHWRs, यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। और ये जो फ्यूल है, यानी कि ये जो थोरियम बेस्ड फ्यूल है, अनील ANEEL, इन रिएक्टर्स के लिए बिल्कुल कंपैटिबल है। अब जो नॉर्मल जो यूरेनियम फ्यूल होता है, जैसे आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूरेनियम फ्यूल जो है वो डलते हैं, है ना। बट इसके अंदर हम लोग थोरियम फ्यूल डाल रहे हैं जो कि अनील है, और जो कि ब्लेंड हुआ है किसके साथ, HALEU, यानी कि हाई एसे लो एनरिच यूरेनियम के साथ मिक्स किया गया है। थोरियम को एक और एनरिच यूरेनियम के साथ मिक्स करके ये नया फ्यूल बना है। जनरली न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम का उपयोग हो रहा है, बट हमने यहां पर थोरियम का उपयोग किया है। क्यों किया है, उसका रीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मल यूरेनियम फ्यूल जो होता है ना, उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो 7,000 मेगावाट डेज पर टन होती है, जबकि एनील फ्यूल की एफिशिएंसी 60,000 मेगावाट डेज पर टन है। सोचो, यूरेनियम सिर्फ 7,000 मेगावाट तक एफिशिएंट है, और यहां पर 60,000, कहां 7,000 और कहां 16,000। मतलब एक 220 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को सिर्फ 22,000 फ्यूल बंडल्स की जरूरत पड़ेगी, जो वेस्ट को काफी कम करेगा। तो ये न्यूक्लियर वेस्ट को रिड्यूस करेगा ना, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है। फिर अनील के स्पेंड फ्यूल का वेपनाइजेशन इम्पॉसिबल है। मतलब कि अगर आप यूरेनियम का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो, तो उसका जो वेस्ट निकल रहा है या उसका जो यूरेनियम जो है, आप जानते हो उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। बट अनील फ्यूल से ये पॉसिबल ही नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, जो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी एक पॉजिटिव स्टेप है। तो अभी तक आई थिंक कि आपको एक चीज क्लियर समझ में आ गई होगी कि ये जो ANEEL है, जिसकी अपन रट जो है वो रट रहे हैं, यानी कि गा रहे हैं, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच लाइफ। तो देखो क्या है ये, थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर फ्यूल। जनरली जनरली क्या, कन्वेंशनल तौर पर, जनरल तौर पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, या वो ये जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जाती है, वहां पर यूरेनियम का उपयोग होता है। यस, एवरीवन नोज अबाउट इट। बट अनील के अंदर थोरियम का उपयोग होगा, और थोरियम से एक यूनिक थोरियम है, और उसको ब्लेंड किया जाएगा किसके साथ, मैंने भी आपको बताया। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने जो है डिस्कस किया एक और लो एनरिच्ड यूरेनियम HALEU, इसके साथ ब्लेंड किया जाएगा। तो जब ये ब्लेंड होगा ना, तब क्या होगा, तब पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी कि इससे कोई वेपन बना सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज,
हाई एनर्जी जनरेशन का इसके पास कैपेसिटी है। जहां यूरेनियम 7,000 मेगावाट पर डे पर टन के हिसाब से देता है, ये वहीं 60,000 मेगावाट की कैपेसिटी जो है वो देगा। तो ये बेहतर है कि नहीं है बताओ? ऑब्वियसली। अब सुनो बात ध्यान से, अनिल क्या है समझ में आ गया पूरी अच्छे से। अब बात करते हैं थोरियम के पोटेंशियल पर। थोरियम रिजर्व्स, क्या आपको पता है कि इंडिया के पास दुनिया का लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व है? थोरियम यूरानियम से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन थोरियम 232 फिसल नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा इशू है। तो इसको हम लोग को थोड़ा सा आ, वो करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। हालांकि थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स के फायदे क्या होते हैं? इससे रेडियो एक्टिव वेस्ट कम जनरेट होता है। दूसरा, सेफ्टी ज्यादा है क्योंकि मेल्ट डाउन का रिस्क कम है। और मल्टीपल रिसाइकलिंग साइकिल से फ्यूल एफिशिएंसी इसमें बढ़ती है। बट प्रॉब्लम तो है बॉस, प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ अच्छा है तो एक तरफ कॉस्टली है इसको निकालना। और इसके लिए एक्सटर्नल फिसल मटेरियल जैसे HALEU की जरूरत पड़ती है उसको बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है ना, फर्टाइल नहीं है। तो इसलिए हम HALEU को मिक्स कर रहे हैं। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि इसको HALEU के साथ क्यों ब्लेंड किया जा रहा है। क्लियर हुआ? अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। 3 स्टेजेस है इंडिया की न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की। तो थोरियम का इफेक्टिव उपयोग करने के लिए इंडिया ने एक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम एडॉप्ट किया है। स्टेज नंबर 1, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। नेचुरल यूरेनियम फ्यूल का यहां पर यूज होता है और इसका बाय प्रोडक्ट होता है प्लूटोनियम 239। स्टेज 2 के अंदर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं। प्लूटोनियम 239 फ्यूल और थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करता है ये। और स्टेज नंबर 3 के अंदर एडवांस थोरियम रिएक्टर्स, जो थोरियम से ब्रेड यूरेनियम 233 को प्राइमरी फ्यूल के रूप में जो है वो यूज करता है। तो इंडिया के अंदर 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, जो आपको इतना डिटेल में डेप्थ में ध्यान में रखने की उतनी आवश्यकता अभी के लिए नहीं है। बट आपको बता दें कि थोरियम फ्यूल पूरे दुनिया भर में क्लीन एनर्जी गोल्स के साथ अलाइन करता है। इट इज नॉट जस्ट फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, बट क्लाइमेट चेंज को कम करने में भी कंट्रीब्यूट करेगा। क्लीन एनर्जी फ्यूचर के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और रिसर्च काफी जरूरी है। तो गाइज, ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी था और उम्मीद करता हूं इस तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि अब आप जाकर दूसरों को समझा सकते हो। और मैं गारंटी देता हूं कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया वो तरीका आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। अब लिख लो, NTPC लिमिटेड इंडिया का सबसे बड़ा पावर जनरेटर। आप जानते हैं इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी के साथ। क्यों एग्रीमेंट साइन किया भाई? तो ये बेसिकली डेवलप करेंगे और यूएसए से भेजेंगे अनिल को, अनिल भाई को। तो अनिल भाई आएंगे यहां पर, यानी कि एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच लाइफ। ये एक थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर फ्यूल है। जनरली न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम होता है, बट ये थोरियम का बना है। अब इसको डिजाइन किया गया किसके लिए? PHWR के लिए। ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में जाएगा, जो हमारे पास लगभग 18 है। तो ये इंडिया के अंदर काफी हेल्प करेगा, है ना, एनर्जी जनरेट करने में। ये आपको समझ में आ गया। अब अनिल जो है उसको हम ब्लेंड किसके साथ कर रहे हैं? अनिल क्या है समझ में आ गया। उसको ब्लेंड हम करेंगे HALEU के साथ, हाई ऐसे लो एनरिच्ड यूरेनियम। क्योंकि हमारे पास जो थोरियम है जो हम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा मात्रा में थोरियम है, यूरेनियम के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा थोरियम हमारे पास है। बट वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो इसलिए उसमें ये मिलाना पड़ेगा। इसके अंदर यूरेनियम जो है 5 से 20% के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है। एक इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के नाम पर जो है उसका नाम हमने रखा है। और इंडिया का करंट न्यूक्लियर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 22 हमारे पास ऑपरेशनल रिएक्टर्स हैं, जिनमें से 18 प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हम लोग को देखने को मिलता है। चाहो तो लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अनिल की ये बर्नअप एफिशिएंसी 60,000 मेगावाट डेज पर टन की है।
और जो नॉर्मल जो यूरेनियम फ्यूल्स की होती है, नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना, उसकी एवरेज 7,000 मेगावाट डेज पर टन है। तो इसका मतलब यह है कि अनिल ज्यादा बेटर है ना? ठीक है। और इससे वेपन्स नहीं बन सकते, ये इसके एडवांटेज, एडवांटेज में लिख लेना भाई। ये वाले पॉइंट लिख देना, वेस्ट भी कम करेगा ये, एफिशिएंसी भी इसकी अच्छी है। इंडिया के जो न्यूक्लियर जो फ्लीट है, यानी कि हमारे पास 22 रिएक्टर्स, उनमें से 18 रिएक्टर्स में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये इसको अनिल तो आपने समझ लिया क्या है, तो इसमें मेंशन कर दो कि इंडिया के लिए ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है। अब ये लिख लो, इंडिया के पास जो है वो यूरेनियम के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा थोरियम है, और इंडिया के पास लार्जेस्ट नोन रिजर्व है थोरियम का। बट हमारा थोरियम 232 जो है वो लेस फर्टाइल है। मतलब आइसोटॉप फर्टाइल तो है, मतलब काम उसमें आप कर सकते हो, बट उतना बेटर नहीं है ये। तो इसलिए उसमें आपको जो है वो मिक्सअप करना पड़ेगा, जो हमने HALEU के साथ जो है वो कर लिया। ठीक है, बस इतना ही लिखो आप, उससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस दैट्स इट, समझ में आया पूरा टॉपिक? अब सुनो, आज एक टास्क दे रहा हूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये टॉपिक कई बार न्यूज में आ चुका है यार। किसान जो है वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसको लीगलाइज वगैरह करो। इसमें पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जो है वो काफी प्रोटेस्ट वगैरह भी जो है वो हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप आज MSP के टॉपिक को पढ़ें, ये वाला टॉपिक मैं आपको कल समझाऊंगा। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ चलो, ये वाला टॉपिक भी मैं आपको जो है वो एग्रीमेंट से रिलेटेड है, तो ये कल एक्सप्लेन करूंगा। और ये वाला टॉपिक भी कल ही करूंगा एक्सप्लेन मैं आपको, ठीक है? आज आपके लिए बस एक सिंपल सा टास्क है, आप पढ़ लो, MSP के बारे में पढ़ के रखो। फिर कल हम जो है वो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रख रहा हूं मैं, अब मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, जय हिंद।